चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम में वेरियस तरह के प्रॉब्लम कैसे आते हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना होता है, फोर्सेस रिजॉल्व कैसे किए जाते हैं, फिर समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए करके जो भी अननोन एक्सेलरेशन होगा, टेंशन होंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करने की प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स को हमने प्रैक्टिस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम सेम टॉपिक की एक नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करके हमें क्या करना है, फिर से एनएलएम रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। कंसेप्ट वही है, देखो कि जो लास्ट वीक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में प्रैक्टिस किए थे वही टाइप के क्वेश्चंस फिर से आएंगे। बस वहां पे एडिशनल पार्ट क्या होगा, हर बार हम वहां पे न्यूमेरिकल जब भी लेते थे फिर वहां पे सरफेसेस होते थे, कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस थे, कुछ इंक्लाइन सरफेस थे, कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस होते थे, कुछ इंक्लाइन सरफेस होते थे, लेकिन सारे के सारे सरफेसेस जो हमने कंसीडर किए थे वो थे स्मूथ। और यहाँ पे सारे सरफेस के ऊपर हमें कंसीडर करना है फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहले फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते कि ये फ्रिक्शन मतलब है क्या, व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन? The contact force which opposes relative motion to body. Very good, excellent, very good. जानवी थेट नंदुरबारवरून आन्सर आहे वाटतं. चलो नेक्स्ट. सर धुळे. धुळे धुळे. चलो नेक्स्ट. और किसको मालूम है फ्रिक्शन? इस फ्रिक्शन को फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे ही बोलते हैं हम, क्योंकि फ्रिक्शनल मतलब वहां पे क्या होगा, फोर्स ही एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स जो है कंपलसरी ये कांटेक्ट फोर्स है। क्या ये कांटेक्ट फोर्स है? जब तक दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगी तब तक वहां पे फ्रिक्शन का कोई भी पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, एक्ट नहीं होगा, वहां पे फ्रिक्शन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये कांटेक्ट फोर्स है जिसका काम है विच अपोजेस, किसको अपोज करना? रिलेटिव मोशन। मोशन को नहीं, किसको अपोज करना? रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, विच अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जनरली क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमें ऐसे लगने लगता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है, सिर्फ मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शनल फोर्स का काम मोशन को अपोज करना नहीं होता है। जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है उन दोनों के बिटवीन जो रिलेटिव मोशन होने वाली है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम ये फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स करता है। जैसे सेम कंसेप्ट हम विस्कोसिटी में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी? देविका, प्रणव, वेरी गुड। विस्कोसिटी मतलब वही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स अपन सॉलिड बॉडीज और उनके मोशन कांटेक्ट फोर्स रिलेटेड लेते हैं, लेकिन कोई भी लिक्विड अगर है तो जब भी वो प्रोपागेट होता है, स्प्रेड होता है, पसरता है, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड के बिटवीन क्या होते हैं, फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर जब मूव होने वाली है, मतलब दो डिफरेंट लेयर के बिटवीन जो रिलेटिव मोशन परफॉर्म होने वाली है उसको अपोज करती है। यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होगा, जो मोशन होगी किसके बिटवीन, टू बॉडीज के बिटवीन रिलेटिव मोशन होगी उसको अपोज करने का काम ये फ्रिक्शनल फोर्स करने वाला है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये ऑलवेज डिपेंड करता है नॉर्मल के ऊपर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू एन, वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट होती है, किधर एक्ट होती है, वो सारी बातें हम एनएलएम के इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, उसको निकाल के हमें कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा, तो यह बनेगा म्यू इंटू एन। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन फ्रिक्शनल फोर्स, वेयर म्यू, इस म्यू का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसका ऐसा यूनिट, डायमेंशंस, वेक्टर क्वांटिटी है, वो सारी बातें फोर्स की सिमिलर रहेगी। ठीक है, तो जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस किया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो बेसिकली दो टाइप का होता है। अब दो टाइप का क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है
क्या होता है कि जब बॉडी मोशन में सेट हो गई तभी एक्ट होगा, ऐसे नहीं है, वो हमेशा से बॉडी के साथ में रहता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक चौक का बॉक्स रखा है, उसको अगर मुझे मूव करना है, मूव करने के लिए मैं अगर थोड़ा सा नेग्लिजिबल फोर्स अगर अप्लाई करूंगा तो वो बॉक्स मूव नहीं होगा। मुझे उस बॉक्स को मूव कराने के लिए कंसिडरेबल थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉक्स मूव क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये बेंच का सरफेस एंड वो जो चौक का बॉक्स है, इनके बिटवीन का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या कर रहा था, उस मोशन को अपोज कर रहा था जो बेंच के सरफेस के ऊपर परफॉर्म होने वाली थी, मतलब रिलेटिव मोशन होने वाली थी, फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बेसिक दो टाइप होते हैं, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या होगा, it acts when body is about to move, यानी कि बॉडी मूव होने वाली है, जब तक बॉडी मूव नहीं होती है तब तक जो फोर्स एक्ट होगा, अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है, मूव होने वाली है, इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है, इसका मतलब बॉडी क्या है, स्टैटिक है। तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में एक्ट होने वाला जो फोर्स है उसको हम कंसीडर करेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड वहां पे जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका नोटेशन रहेगा म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ लो कि बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब तक बॉडी मोशन शुरू नहीं कर रही है तब तक का जो है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, स्टैटिक है, इसलिए तब तक का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू स्टैटिक कोएफिशिएंट, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी क्या होती है, क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, खुद को एडजस्ट करता है, इट्स ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। अब ये खुद को एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, इसका मतलब क्या है, देखो एक सिंपल एग्जांपल है, उसके थ्रू हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, उसके ऊपर मैंने ब्लॉक रख दिया है, अब इस ब्लॉक का मास है 10 kg। हमें मालूम है कि हर बार जब भी कोई ब्लॉक कहीं पे भी रखो, फिर वो सरफेस के ऊपर है, स्ट्रिंग से टाई किया है, स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, इंक्लाइन सरफेस पे, हर बार उसका जो वेट होगा mg, इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस। फिर अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर इंक्लाइन सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन इंक्लाइन सरफेस। इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। नाउ इफ इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें कंडीशन मिलती है n माइनस mg इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि ये ब्लॉक अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे Fs, और वो होगा म्यू s इंटू n। अगर यहाँ पे आपको बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हाफ है, 1/2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा Fs वो रहेगा 1/2 इंटू 100 यानी कि 50 न्यूटन। समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस सर। 50 न्यूटन क्या है बोलो मुझे? frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स है, और इसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि इस मोशन में जो हम यहां पे बोर्ड पे कंसीडर कर रहे हैं, इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं हो सकता, ये लिमिटिंग है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर है सबको? अब मुझे सब लोग बोलेंगे कि अगर इस सिचुएशन में इस ब्लॉक को मूव करने के लिए मैं अगर 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करूंगा तो ब्लॉक के साथ क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। रेस्ट में रहेगा। वेरी गुड। क्यों रेस्ट में रहेगा? बिकॉज फोर्स ज्यादा है, हाँ, ज्यादा चाहिए, लिमिटिंग फोर्सच्या पुढे फोर्स जायला पाहिजे। वेरी गुड, मतलब अप्लाइड फोर्स
must be greater than this limiting frictional force, then and then only body will move. ये तो कॉमन सेंस है, सबको मालूम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था कि ये सेल्फ एडजस्टेबल है, उसको मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है कि अगर ये फर्स्ट केस है और फर्स्ट केस में हमने अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, यानी अप्लाइड फोर्स है वो अगर 10 न्यूटन है, यानी कि कंडीशन क्या है, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफएस। एफएस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन स्टैटिक कंडीशन। अगर ये सिचुएशन मेंटेन होती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है F इज इक्वल्स टू F रहेगा। अब इस F को हम बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा, जो टाइम मतलब अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज होगा। ये कन्वेंशन में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है बस। मतलब कि क्या, देखो अगर मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू मूव, ब्लॉक मूव होने वाला नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो होगा या नहीं होगा? अगेन आई विल रिपीट, होगा। हाँ सर। हाँ सर। एक्ट होगा, वेरी गुड। और वो कितना एक्ट होगा? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, वेरी गुड। अगर ऐसे हो गया कि मुझे ब्लॉक वहां पे उधर धकेलना है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन, तर जादू झाली असती, मी ब्लॉक पलीकडे ढकलला, ब्लॉक अलीकडेच पळत येतोय, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ऐसे नहीं होता, नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल है, वो खुद को एडजस्ट करता है। कैसे? ऐसे कि अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन रखा है तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन ही होगा। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन होगा। ही होगा। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन। 30 न्यूटन ही होगा। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन। वेरी गुड। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। 60 नहीं होगा, हाँ, क्योंकि 50 होगा। लिमिट है 50 की। वो सेल्फ एडजस्ट होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि कभी भी एडजस्ट हो सकता। अगर ऐसे हो गया, कोई बॉडी कभी मूव ही नहीं होती होगी, उसकी एक लिमिटिंग कंडीशन है, उसके बियॉन्ड वो बढ़ नहीं सकता। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। तब ये कंडीशन हो जाएगी कि जो नेट फोर्स है, इधर एक्ट होने वाला 60, इधर एक्ट होने वाला 50, इन दोनों को अगर रिजल्टेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन ये रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। क्लियर? यस सर। यस अभी सर। बाकी का पूरा पार्ट जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसके सिमिलर रहेगा। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 10 सात नहीं होगा, अब 10 होगा, तो ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय मास भी 10, यानी ब्लॉक विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक केस में है, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल, वो खुद को एडजस्ट करता है। खुद को एडजस्ट करता है मतलब क्या करता है कि जब तक उसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही है तब तक वो इंक्रीज होता है। सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू Fs। क्या लिख सकते हैं हम? इट वेरीज। कौन? ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब उसका फोर्स, इट वेरीज फ्रॉम 0 to Fs according to applied force, according to applied force। and once, एक बार अगर if applied force exceeds static frictional force तो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो उसके बियॉन्ड बढ़ ही नहीं सकता है। क्लियर है सबको? यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब बॉडी मोशन में सेट हो गई तब की केस में दूसरा ही कोएफिशिएंट कंसीडर करते हैं और उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी म्यू के।
म्यू एस का मतलब स्टैटिक था, म्यू के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। Kinetic अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें मतलब इंट्रोड्यूस करते टाइम वर्ड में ही काइनेटिक है, मतलब जब तक बॉडी मोशन में सेट नहीं होती है इसका कोई भी काम नहीं होगा, इसकी वजह से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, frictional force due to kinetic friction will be zero. When body starts moving, Fk which is equals to mu k into n will remains constant and acts on the body such that to oppose the relative motion of the body। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो एकदम सिंपल पॉइंट है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्वेश्चन में आता है कि हमें यहाँ पे जो फ्रिक्शन पढ़ना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स हम पढ़ रहे हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे डिस्कशन में आ रहा है, वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जब तक बॉडी रेस्ट में है तब का, दूसरा बॉडी जब मोशन में सेट हो गई तब का। अब बॉडी रेस्ट में है तब तक क्या होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स खुद को एडजस्ट करता है। क्यों एडजस्ट करना पड़ता है, उसका एग्जांपल हमने देखा कि मैंने 10 न्यूटन अप्लाई कर दिया, उधर से अगर पूरा 50 न्यूटन आ जाता तो बॉडी इधर चली आती। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, वो नेचर में अलाउड नहीं है, इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, खुद को एडजस्ट करता है, और जितना फोर्स अप्लाई हुआ है उतना ही, एक्स्ट्रा की एनर्जी खर्च नहीं करता है, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स वो प्रोवाइड करता है। ये बढ़ता जाता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती है दैट इज म्यू एस इंटू एन, तब तक ये बढ़ पाता है। ठीक है, एक बार म्यू एस इंटू एन को एक्सीड करने वाला फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, बॉडी रेस्ट में से मोशन में सेट हो जाएगी, और एक बार बॉडी मोशन में सेट हो गई, वहां पे काम किसका शुरू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का। एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, इसको एडजस्ट करने का मौका मिलता भी नहीं, मौका मतलब एडजस्ट करना पड़ता भी नहीं। जितना है ये एकदम से एक्ट होता है, उसके बाद बॉडी मूव होती है, और इसकी वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगी जब तक बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ गई मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से का फ्रिक्शनल फोर्स विल बिकम जीरो। जब तक बॉडी मोशन में तब तक ही उसका काम होता है। क्लियर है? यस सर। बाकी कुछ भी डिफरेंस sir. नहीं, फॉर्मूले, यूनिट्स, डायमेंशन, डायरेक्शन सब कुछ सेम रहेगा, बस काइनेटिक बोलेंगे तो वो सेल्फ एडजस्ट नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, एंड जब बॉडी मोशन में आती है तभी वो एक्ट होगा। एंड स्टैटिक बोलेंगे तो वो जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक ही एक्ट होगा, एंड जैसे बॉडी मोशन में सेट हो गई उसके बाद में उसका काम नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन ही नहीं किया है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो क्या करेंगे? तो हम भी एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाएंगे, हम F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन पुट कर देंगे, और एज इट इज जो प्रोसेस हमने लास्ट वीक में पढ़ी थी वही अप्लाई करके हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब बोर्ड पे ध्यान दो, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है ऑफ मास 2 kg, इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, moving with velocity of 10 meter per second on a surface having coefficient of friction as 1/2, then calculate the maximum frictional force, then retardation of the body, then distance it can cover before coming to rest। चलो हो जाओ शुरू, कर सकते सॉल्व? यस और नो? Yes, sir. चलो डू इट। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। मैंने बोला कि अगर वहां पे डिस्कशन में नहीं बोलेंगे म्यू एस लेना है, म्यू के लेना है, तो उसको छोड़ दो, उसके ऊपर थिंक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F बना म्यू इंटू एन, बट हमें एन चाहिए, तो डायग्राम में अगर FBD ड्रॉ करेंगे तो नीचे एक्ट हो रहा है 20 न्यूटन, ऊपर एक्ट हो रही है नॉर्मल रिएक्शन, यानी N इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन आता है। अभी ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसमें किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर है तो रिपीट लेक्चर देखो, सेकंड लेक्चर एनएलएम का, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F बनेगा म्यू यानी 1/2, एन यानी 20,
तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 10 न्यूटन, यानी ये आंसर सब लोगों का करेक्ट था। फर्स्ट पार्ट इसमें कोई इशू नहीं है, जितने आंसर आए थे वो सारे करेक्ट है। सेकंड केस में मुझे रिटार्डेशन मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने बॉडी को मोशन में सेट किया, फिर वो फेंक दिया था, इंजन में रॉकेट लगाया था, क्या किया था उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अभी खींचने वाला फोर्स है क्या, नहीं है। तो पुलिंग फोर्स मतलब पीछे खींचने वाला फोर्स है। अगर बॉडी इधर जा रही है तो ये फोर्स पीछे खींच रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पे है, तो हम ये नेट पुलिंग फोर्स को वही रखेंगे, बस ये माइनस बनेगा बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, सो इट विल बिकम -10/2, यानी रिटार्डेशन बना -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समजलं सगळ्यांना? हो सर। Yes. अब देखो डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए मिलेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, v² = u² + 2as। बिफोर कमिंग टू रेस्ट बोला है, मतलब कार रेस्ट में आ रही है, कार रेस्ट में आ रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 बन रही है। इनिशियल कितनी है 10 का स्क्वायर 100 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इंटू s, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर। आया था किसी का? हाँ सर। Yes. वेरी गुड, चलो समझ में आ गया सबको फिर? यस सर। Yes, sir. तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस सब कुछ सिमिलर रहेगी। हमें बस एक एडिशनल एक्स्ट्रा पार्ट करना है, वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्स्ट्रा का लेना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक प्लेस किए हैं ऐसे दो, इन दोनों के बिटवीन का टेंशन हमें निकालना है। इसका मास है 3 kg, इसका मास है 2 kg। इनको खींचने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है 100 न्यूटन, और यहाँ पे बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस का वो है 0.4, और बोला है कि ये टेंशन कितना होगा कैलकुलेट करो। जो हमारी पहली प्रोसेस थी वो पूरी की पूरी सिमिलर रहेगी, लेकिन स्टार्ट में हमें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? ये पहले ब्लॉक है, इसका वेट एक्ट होगा 30 न्यूटन नीचे, इसकी नॉर्मल रिएक्शन जाएगी N1 ऊपर, इसका जो वेट है 20 न्यूटन वो नीचे, इसकी नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर। तो इस ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा F1 = म्यू इंटू N1, यानी कि ये बनेगा 30 × 0.4 यानी 12 न्यूटन। उसके बाद में हम F2 निकालेंगे, वो बनेगा म्यू इंटू N2। म्यू कितना है 0.4, N2 कितना है 20, यानी ये बनेगा 4 × 2 दैट इज 8 न्यूटन। समझ लो सगळ्यांना हाउ टू कैलकुलेट F1 F2? Yes. यस Yes, sir. अब देखो Yes, sir. कंडीशन क्या होगी कि सेम डायग्राम है, हमें मालूम है कि नीचे ऊपर जाने वाली नहीं, तो इनका कुछ काम नहीं है, बस 100 न्यूटन आगे खींचेगा, यहाँ का F1 एंड यहाँ का F2 उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मतलब पीछे खींचेगा, बराबर। तो Yes, sir. सिस्टम का एक्सेलरेशन बनेगा नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला 100, पीछे खींचने वाला F1 + F2 20 डिवाइडेड बाय 12 + 20 डिवाइडेड बाय नेट मास कितना है 5, तो 100 - 20 80/5 16 तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संस्कृति न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब अगर मैं 3 kg ब्लॉक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो 3 kg के साथ हो रहा है क्या, इधर खींच रहा है टेंशन, सिस्टम जा रही है यहाँ पे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे खींच रहा है, इसको छोड़ के कोई है क्या यहाँ पे? म्हणजे मागच्या वेळी आपण काय करायचो, बस ये टेंशन एंड एमए लेके T = ma करके खत्म कर देंगे उसको। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जहां पे एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए ये इक्वेशन बनेंगे T - F1 = m1a। हे इक्वेशन समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. नाउ पुट द वैल्यूज। T कितना है कैलकुलेट करना है, F1 कितना है 12, -12 उधर जाके +12, m1 कितना है 3, a कितना है 16, 16 × 3 48. 48 48 + 12 60. हो गया आंसर। दिस विल बी द टेंशन। देविका करेक्ट, जानवी। चलो अभी सेम क्वेश्चन है,
पूरी प्रोसीजर जो सॉल्व करने की सेम रहेगी। बस मैं आपको थोड़ा सा अभी वही जो पहले सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन से कुछ अलग नहीं है, 2 की जगह पे एक तीसरा ब्लॉक देता हूं, ये पुली के साथ कनेक्टेड है और ये नीचे आ रहा है। इसका मास 3 kg, इसका मास 2 kg, इसका मास 5 kg एंड म्यू दिया है आपको 0.1। बोला है कि यहाँ पे टेंशन अगर T1 है, यहाँ पे टेंशन अगर T2 है तो T1 T2 कैलकुलेट करो। कर सकते हैं? हो जाएगा? Yes, sir. चलो इट, जिनको नहीं आता है बोर्ड पे ध्यान दो, जिनको आता है वो खुद से सॉल्व करो। हमें मालूम है कि ये दोनों सरफेस के ऊपर है, मतलब इनके लिए फ्रिक्शन होगा, ये किसी के कांटेक्ट में नहीं तो इसको फ्रिक्शन क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वेट है 50 न्यूटन नीचे खींचेगा। उसके साथ ये होगा क्या 3 kg के लिए, अब डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करूं तो सबको मालूम है कि n1 बनेगा 30, यानी कि F1 बनेगा म्यू इंटू n यानी 3 न्यूटन। 3. उसी तरह से n2 बनेगा 20, यानी कि F2 बनेगा 2 न्यूटन। 2 क्लियर है Newton. सबको? Yes, अब पहले Yes, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। नेट पुलिंग कौन है, 50 नीचे खींच रहा है एंड ये दोनों जो है इधर F1 एंड ये इधर F2, ये दोनों अपोज कर रहे हैं, इनको छोड़ के अपोज करने वाला कोई नहीं है, यानी मुझे लिखना पड़ेगा 50 माइनस F1 plus F2. 5 डिवाइडेड बाय, 10. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 4.5. 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे टेंशन चाहिए, क्या होगा ये टेंशन के लिए, नीचे 50 सिस्टम का एक्सेलरेशन, नीचे ऊपर कौन है T1, क्या होगा इक्वेशन फिर, 50 minus T1. माइनस T1 इक्वल्स टू M1A, T1 इक्वल्स टू 50 माइनस M1A, M1 कितना है 5, 5 इंटू 4.5 22.5. 22.5 प्लस 50, एक मिनट, हाँ 50 माइनस Minus 22.5 Yes, sir. कितना, 50 माइनस 22.5 कितना, 27.5. ये आ गया T1। अब ये T1 मालूम है, यहाँ पे T2 निकालते हैं 2 kg के लिए, क्या होगा, ये 2 kg को इधर खींच रहा है T1, इधर खींच रहा है T2 एंड T2 के डायरेक्शन में कौन है F2, सिस्टम जा रही है यहाँ पे कड़ा ली FBD। Yes, sir. Yes, sir. तो बनाओ इक्वेशन T1 एंड A सेम डायरेक्शन में, तो T1 माइनस T2 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2A, हमें चाहिए T2, T2 को उधर भेज दो, T1 माइनस F2 माइनस M2A, तो T2 बनेगा, T1 कितना है 27.5, F2 कितना है 2, 2. M2 कितना है 2, 2 इंटू 4.5 यानी 9, तो T2 बनेगा 9 प्लस 2 11, 27 में से 11 गए, 16.5. हो गया आंसर। मींस एक ही स्टेप न्यू है, एक ही कंसेप्ट न्यू है, बाकी कुछ भी नहीं, पूरा एनएलएम ही फिर से वही क्वेश्चंस करने। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गॉड। चलो नेक्स्ट। ऐसी एक सिस्टम दी है, सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक है, दोनों साइड में पुली है एंड ये इनको टाई करके इनका मास दिया है और आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हाफ है तो कैलकुलेट टेंशन T1 एंड T2। कर सकते हैं अभी? Yes, sir. चलो हो जाओ शुरू। मस्ती की. सर ते किती आहे मास, तर ते T2 वर ते हँगिंग मास ते किती आहे? ये 20 kg, ये 10 kg, ये 70 kg। करो।
आ गया आंसर? वेरी गुड, देवप्री आ गया, बाकी लोग? चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे n1 कितना मिलेगा बोलो? 100 तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर है तो पुलिंग फोर्स कितना है वो निकालना पड़ेगा। इधर कितना है 700 न्यूटन, इधर कितना है 200 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन बनेगा 700 खींच रहा है उसको, ये दोनों अपोज कर रहे हैं 250 डिवाइड बाय मासेस कितने हैं 100। 700 माइनस 250 450 450 अपॉन 100 4.5 4.5 4.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लाइट Clear? गेली सर। हाँ आ गया सबका 4.5? सर लाइट ओ लाइट गेली। बैटरी लेवल लो, बैटरी लेवल